Very good morning to all of you and welcome to Excellency IAS। आज हम लोग जो आपका जीएस पेपर 4 है यूपीएससी मेंस 2023 जो अपकमिंग है उसके लिए एक रैपिड कोर्स की तरह इस पेपर 4 को हम लोग कवर करेंगे। इथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की जहां तक बात करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे परसेप्शंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे दैट हाउ टू प्रिपेयर दिस पेपर। तो लेट मी हेल्प यू एंड इथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो आपका जीएस पेपर 4 है इट इज हाईली इंस्ट्रूमेंटल प्रोवाइडेड कि आपके एक अच्छे नोट्स के साथ आपका इसका अंडरस्टैंडिंग एंड बाकी सब चीजें तैयार होनी चाहिए। तो जहां तक हम लोग पेपर 4 की बात करते हैं सो प्रिपेयर दिस पेपर लाइक ए अनदर पेपर ऑफ द जनरल स्टडी। यहाँ पर भी आपको एक स्टैंडर्ड एंड डिसेंट स्कोर करना पड़ेगा एंड इन दिस फ्रंट इन दिस एंडेवर दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू। हमारे यहाँ पर जो इथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर है वी हैव डिजाइन्ड ऑन ए सम साइंटिफिक बेसिस कि किस तरह से आपका जो अभी अपकमिंग जो मंथ है दैट इज द जून एंड जुलाई, दिस इज द हाईली प्रोडक्टिव क्योंकि सितंबर में आपके एग्जाम्स होने हैं देन यू हैव टू दैट व्हाट इज कॉल्ड गो थ्रू द रिविजंस एंड द मल्टीपल टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहली बात कि आने वाले 30 से 40 डेज में आप इस पेपर का जो नोट्स है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप तैयार कर ले एंड हम लोग यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और एक सोफिस्टिकेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे एंड जिसको थ्रू आप उस एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग या बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख सकेंगे दैट इज रिक्वायर्ड जस्ट टू राइट द आंसर। जहां तक इथिक्स की बात होती है, इथिक्स के लिए एक कॉमन पॉलिसी चला हुआ है कि इथिक्स एक जेनेरिक पेपर है। जो पेपर जीएस 4 है आपका वो आप बात करें तो आप एक लेमनस तरीके से तैयारी करेंगे सो यू कैन नॉट परफॉर्म वेल। एथिक्स इज ऑल अबाउट दैट हाउ यू आर एंड व्हाट यू आर। एथिक्स एक्सप्लोर द बेसिक ह्यूमन कैरेक्टर इनसाइड यू। तो ये पेपर वर्ल्ड के किसी भी यूनिवर्सिटी में और इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए सब्जेक्ट की तरह नहीं है। कहीं पर भी इथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड ऐसा कोई पेपर या ऐसा सिलेबस नहीं है। It is the UPSC and the very stark speciality of the UPSC कि ये इस पेपर को कुछ मॉड्यूलर डिजाइन को जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए इनहेरेंट ट्रेट्स या फिर इनहेरेंट क्वालिटीज होनी चाहिए उनको लाने के लिए इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक सिंपल टर्म से बात करें व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर है ना। लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन दैट व्हेनेवर वी से कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जीएस पेपर 4 दैट इज नेम्ड एज इथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये आपके 250 मार्क के क्वेश्चन है सब जो इसमें टोटल वेटेज है और दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। सेक्शन 1 दैट इज काइंड ऑफ द थ्योरी जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। We will take up the previous year question paper so that you had a better picture and better glimpse and लेकिन उसके पहले first of all we should familiarize with the paper. We should understand this paper. It is not a lemonness paper. If you do and with this temperament and attitude आप GS paper 4 को यदि आप attempt कर रहे हैं then you are actually going to doing the blunder. This paper is as fair as the other general study paper and it is as scoring as the other general study paper. लेकिन यहाँ पर मार्क्स वेरी करता है। तो यहाँ पर हम लोग जब एक कॉमन पॉइंट से शुरू कर रहे हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर ना सिंपल टर्म्स में बात करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज टू मेक यू व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इफिशिएंट और टू बी गुड एंड टू बी इफिशिएंट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर। ओके सो दिस जीएस पेपर 4 हम लोग बात कर रहे हैं द जीएस पेपर 4। द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज just to make you what to be efficient and to be good, right? इस पेपर का ऑब्जेक्टिव ही है कि being as a civil servant you have to be good from within, from your deeds, from your actions. your जो आपके actions should be the speaking actions, your actions should be the defending actions. आप you're going to hold an office of public trust and confidence, so that's why you need to be good and you need to be an efficient officer. The very objective of this paper and यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे that what the actually ethics expect from a human beings. The ethics expect that
to be, what ought to be and what should be, है ना. In terms of the Aristotle, what he say, that ethics is an unprecise science that guides you to understand what is the right and what is wrong. Ethics cannot be absolutistic, nothing can be absolutistic, कुछ भी फाइनल नहीं है. लेकिन ethics आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड, टू जस्टिफाई व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. राइट, हम लोग डे टू डे लाइफ में बात करते हैं ना कि ये गलत हो रहा है, दैट इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग. बट एथिक्स डेवलप दिस टेम्पर टू क्वेश्चन द बेसिस, कि किस बेसिस पे आप जस्टिफाई कर रहे हो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो जब भी आप केस स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लोग अभी बात किए, ये जो पेपर है आपका 250 मार्क्स का, इस पेपर में आपके दो सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. दैट लेट्स से कि सेक्शन ए की बात करें और सेक्शन बी की बात करें, तो सेक्शन ए में आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट. एंड सेक्शन बी, हियर यू विल गेट द केस स्टडीज. द केस स्टडीज का मतलब आपके लॉजिकल, आपके रीजनिंग, आपके क्रिटिकल थिंकिंग, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशन हैंडलिंग एबिलिटीज, इन चीजों को एक्सप्लोर करना है. एंड दैट विल बी, दैट इज व्हाट वी कॉल, कि वहां पर आपका चेस्ट उसका चेक होगा, वहां पर आपका टेस्ट होगा थ्रू द केस स्टडीज. तो इस पेपर में अच्छा करने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू वेल इन दिस सेक्शन. आपको केस स्टडीज पे अच्छा कमांड करना होगा, एंड रेस्ट यू टेक अप एफर्ट टू मेक दिस साइड, दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छा करना है. ठीक. तो एथिक्स क्या है, ये जीएस पेपर 4 का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जस्ट टू मेक यू व्हाट, टू बी गुड एंड टू बी एफिशिएंट. अब के सिलेबस का जो चैप्टर्स हैं वो इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ, इसी थीम के साथ ऑर्गेनाइज्ड है, कि इसमें से हम लोग चैप्टर्स को क्लासिफाई करें तो कुछ चैप्टर्स आपको क्या एक्सपेक्ट करता है, जस्ट टू मेक यू व्हाट, टू बी गुड, एंड सेकंड पार्ट दैट इज टू बी एफिशिएंट, टू बी एफिशिएंट. ठीक है. अब ये टू बी गुड बनाने के लिए आपके पास कौन से चैप्टर्स हैं, जस्ट लाइक कि हम लोग बात करें, दैट इज योर फर्स्ट यूनिट, that is ethics and human interface. Ethics and human interface, right? Similarly, you have the another chapter, that is the what, the aptitude and the values in the civil services, values in the civil services. Then the next chapter is the fundamental values of the civil service, the fundamental values of the civil servant or civil service, right? Then next unit, that is about the thinkers, that is moral thinkers and the philosophers. And the last unit, that is and number 5, probity in the governance, that is probity in governance. So ये जो 5 यूनिट्स हैं, these 5 units aims to make you what, to be good. To be good के लिए फोकस करता है आपको that ethics and the human interface, the aptitude and the values in the civil services, fundamental values of a civil servant or the civil service, that is moral thinkers and the philosophers from Indian context and the Western context, and then the probity in the governance, right? इसकी बात करेंगे. इसी तरह से the second part, the second objective of this paper, just to make you what, to be efficient. इसके लिए कौन-कौन से चैप्टर्स हैं? There is a chapter that is called the attitude. Okay, attitude. उसके साथ में जो last chapter है, that is what, the emotional intelligence.
the emotional intelligence, right? So at least you first of all understand why this paper is, and now you start reading, because don't bother too much, because you are provided with what, that around 90 days time, and you can do a wonders in the 90 days if you just read in a systematic way or in a planned way. कि जो अपकमिंग आपके 40-50 डेज हैं, आप देख, जो पेपर 4 है आपका जीएस पेपर 4 ऑप्शनल एंड दैट ऐसे इसको कमांड करें, then you start doing that what that is called general study simultaneously preparation. तभी आप after the 40-50 days you can be in the position that you can revise the syllabus and then you can do better at the test series. हमारा एक फंडा है, हम लोग 3 प्रिंसिपल पे काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी साउंड इन योर नोट्स. तो पहला काम क्या करेंगे, आप नोट मेकिंग कंप्लीट करेंगे. सेकंड काम क्या करेंगे, आफ्टर द नोट मेकिंग यू रिवाइज एंड देन जॉइन द टेस्ट सीरीज, right? And third, write as many test series as you can. So these are the 3 pillars model. First of all, note making should be completed, then you revise the note making, wrote whatever you made, and then you join a test series. And with the constant interactions and the previous year questions, you just crystallize the things, and finally you attempt at the final the moment at the final examinations. वापस आते हैं, and then let us understand कि इस ऑब्जेक्टिव का, हम इस पेपर का ऑब्जेक्टिव समझ गए, जस्ट टू मेक यू व्हाट, टू बी गुड एंड टू बी एफिशिएंट, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू जॉइन द सिविल सर्विसेज आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन, बट आउट ऑफ दैट, उसके पहले भी आप क्या रहते हैं हमेशा, यू बीइंग एन ह्यूमन बीइंग्स. You live in the society, so you are bound with the social values, and you are what, nurtured with the social values and social condition, social rules and regulations. मैं सिंपल बात करूं तो आप सिविल सर्वेंट बनने के पहले क्या थे, एक ह्यूमन बीइंग्स. सो ह्यूमन बीइंग से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. व्हाट इज द कैरेक्टर, दैट टू बीइंग ह्यूमन, टू बीइंग ह्यूमन इज इटसेल्फ ए कैरेक्टर. और ये बीइंग ह्यूमन जो है एक एनिमलिस्टिक कैरेक्टर से डिफरेंट है. तो यही पेपर आपको ये भी सिखाने की कोशिश करता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमन बीइंग किस तरह से कैरेक्टराइज करेंगे, ए ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू सर्टेन कैरेक्टर्स, जस्ट लाइक व्हाट, ए ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू सर्टेन कैरेक्टर्स. क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, कुछ बेसिक्स कैरेक्टर्स की बात करें ना. ह्यूमन बीइंग इज साइंटिफिक, ह्यूमन बीइंग इज रैशनल, ह्यूमन बीइंग इज लॉजिकल, ह्यूमन बीइंग इज क्रिटिकल थिंकर. सो ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर्स लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनैलिटी, रीजनेबलनेस, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स के कैरेक्टर्स होते हैं. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ए डॉग, you cannot expect from a tiger कि he seems to be the scientific, the critical thinking, the logical, the reasonable, the rational. So human beings से क्या क्या characters होते हैं ना, एक best characters के नाम याद रखेंगे. The human beings is autonomous, है ना. Autonomous का मतलब कि human being with the applications of their logical mind, the critical thinking, वो समझ सकता है कि what is right and what is good, what actions should be taken and what actions should be avoided. That is called autonomous action. ये power क्यों आया? Because human being have the power of critical thinking. So that's why human being is what? Autonomous. Human being is rational. What is the meaning of this rational? Means human being has the power of reasoning. Human being has the power of reasoning. So it means human being can understand what is the pros and what is consequences, and accordingly through the cost and benefit analysis he can undertake the actions. He can differentiate between the right and the wrong. So that's why the human being is characterized through what? It is a rational human being. Similarly, human being is characterized through logical. Human being is characterized through what? Logical, reasonable, then rational, then scientific. है ना? Scientific. Human being cannot be, a good human being cannot be impulsive human being. A good human being cannot be driven through the what is called emotions, right? हम लोग बात करेंगे emotions, how you can control the emotion and emotions can be turned into then strength, right? वो सब आगे बात करेंगे. लेकिन हम लोग छोटी बातों से शुरू कर रहे हैं कि what is a human being.
सो ह्यूमन कैरेक्टर होना है इटसेल्फ ए स्पेशल कैरेक्टर ऑफ बीइंग ह्यूमन। पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्ट टू मेक यू व्हाट, टू बी गुड एंड टू बी इफिशिएंट। अब हम लोग थोड़ा और इसको चर्चा को शुरू करते हैं। और इसमें अक्सर आप लोग सुने होंगे कि दैट समथिंग कॉल्ड मोरालिटी एंड समथिंग कॉल्ड एथिक्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स? इस टॉपिक में हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड द मोरालिटी? व्हाट is the difference between ethics and morality? Okay, the very purpose of making of this series is that कि एक sophisticated time में सबसे पहले आप पेपर को पढ़ें। Do not go in an ad hoc way. Ad hoc way का मतलब unplanned way, okay? Without any plan, without any what is called it preparation, you simply attempt test series. Dear friends, यहाँ पर आपको एक लोग कभी गलती करते हैं कि there is a what a waves is going on, कि मेंस प्रे के बाद आप मेंस के बीच में टेस्ट से टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज, लेकिन हाउ कुड यू डू ए जस्टिस एंड द फेयरनेस एट द लेवल ऑफ द टेस्ट सीरीज जब तक कि आपकी चीजें कंप्लीट नहीं है? आउट ऑफ इंपल्स यू जॉइन अ टेस्ट सीरीज। लेकिन टेस्ट सीरीज का बिगेस्ट पॉलिसी क्या है कि टेस्ट सीरीज में आपका फर्स्ट जो टेस्ट होगा बहुत ही स्पिरिट एंड एंथुसियाज्म से आप अटेम्प्ट करेंगे। बट कैन यू से एंड कैन यू अपने आप से कन्विंस हो रहे हो कि विदाउट प्रिपरेशन यू कैन डू वेल एट द टेस्ट सीरीज ऑफ द यूपीएससी मेंस? नो डियर फ्रेंड्स, आप 50 मार्क्स जाते जाते यू वुड बी स्टैग्नेट, and how you cannot defeat that stagnation unless and until you are bound with the complete and thorough preparations. So first my emphasis is that don't be in a topsy turvy mode, don't be in a state of the dilemma. First of all, you check out of the plan. It is your study, it is your examinations, right? Everything is instrumental, whether it is the test series, whether it is any of the video lecture, whatever you are following, and everything is instrumental. What is the end? Just end is to make and to do better at the examinations hall. But this is the right time that you can synergize every potential what you have. So ethics is also about to realize your potential. Okay, ethics is all about to control your emotion and to nurture those values which will enthuse you, which will make you efficient. So that is why it try to help you to be good and try to help you consistent and try to make you an efficient. This is also one of the objective of this paper. ये टाइम है और इस टाइम में you can आप कर सकते हैं. So that is why this paper also acts as a friend, philosopher and guide in these hours of the twilight. Right? Come back. And we will try to understand what is the difference between ethics and morality. दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में बड़ा कौन है? इथिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोरालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? जैसे हम बात करते हैं कि जस्ट टू टेल ए लाई, टेक एन एग्जांपल. सो जस्ट टू टेल ए लाई, व्हाट इज दिस? इट इज इथिकल और अनइथिकल, इट इज मोरल और इमोरल. सो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन से गुजरेंगे, राइट? So what is ethical behavior? What is unethical behavior? What is moral behavior? What is immoral behavior? All those things we try to explore out. That's why I say that you do not go in an unplanned way. That is something called ad hoc way. एक बहुत ही important बात. This is the first lecture and it is also the interacting lecture so that we have a correlation should be established between you and I, and accordingly we should accelerate the course of the preparations. Getting my point? So do not take it in a burdensome way. You try to bring your locus of control inside you. आप कर सकते हैं and we are here just to support you, to help you in every front and every endeavor. Getting my point? Now, इस पेपर में हम लोग बात कर रहे हैं कि ethics and morality. उसके पहले सबसे important बात, इस पेपर में आप स्टैग्नेट जब हो तब आप एक
जो सेकंड एआरसी का रिपोर्ट है दैट इज कॉल्ड एथिक्स इन गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस कुछ टॉपिक है उसको भी आप पढ़ें क्योंकि आपको आंसर लिखते समय वो हेल्प करेगा, इनेबल करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कम बैक। अब हम लोग आते हैं कि और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मोरालिटी। तो एक कहानी से इसको शेयर करते हैं हम लोग कि एथिक्स एंड मोरालिटी में क्या डिफरेंसेस होता है। कई बार आप अपने आसपास या फिर अपने लाइफ में ऐसे मोमेंट में होते हैं जब आप अपने साथ ही ऑनेस्ट या डिजॉनेस्ट होने का क्वेश्चन आता है और उस पर्सनल लेवल पे आप कितने कंसिस्टेंट हैं, इस तरह के सिचुएशन से आप गुजरते हैं। जैसे हम बात करें तो हम लोग सभी एस्पिरेंट, सभी लोग तैयारी करते हैं, रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम में हमें कभी फील होता है कि हम पढ़ रहे हैं, दोस्तों के बीच बातें होती हैं तो हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी ना, आई हैव स्टडीड अराउंड 10 आवर्स 12 आवर्स व्हाटएवर जो भी बोलते हैं। लेकिन हमको यदि पर्सनल या अपने लेवल पे ऑनेस्ट नहीं है तब हम लोग अपने को कितने भी पॉलिसी में रख लें, हम लोग कहां पर क्वेश्चन हो जाएंगे? एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप टेस्ट सीरीज दोगे यू कैन नॉट परफॉर्म वेल। सो एथिक्स आपको इनर कंसिस्टेंट बनाता है, राइट? उसी तरह से हम लोग के सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स हैं, सोसाइटी में बहुत सारे कस्टम्स हैं, सोसाइटी में बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जो हमें अब लगता है कि ये गलत है, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ द टाइम में वो सही था। उसी को बोलते हैं वर्च्यू। व्हाट इज द वर्च्यू? वर्च्यू इज समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी इन सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम, राइट? जैसे बात करें कि हम लोग एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी का नाम जानते हैं। इन द एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी देयर इज अ ट्रेडिशन दैट इज समथिंग कॉल्ड द स्लेवरी, है ना? एंड स्लेवरी इट वाज एन एक्सेप्टेड नॉर्म टू द सोसाइटी। Being a slave or to hire a slave, to own a slave, it is a what? It is a virtue, है ना? If we talk about the medieval time, जितने भी medieval era का time देखें तो slavery क्या bad था कि good था? Good था because it is an accepted norm to the society. Being a slave, it is nothing something called barbaric. ये ऐसा कुछ concept नहीं था। तो slave क्या था उस समय? एक accepted entity था। Slavery एक accepted custom था। तो that is why it was and what? That is called good thing at the certain point of the time. लेकिन अभी हमें क्या लगेगा? अभी in the modern educated democratic society, in the era of empowered and enlightened society, यदि आपको पूछा जाएगा कि is the slavery is a good thing or bad thing, आप बोलेंगे it is a bad thing, and you also justify why it is bad, because इसके justifications के भी बहुत सारे arguments होते हैं। एथिक्स में आपको इसी चीज को सीखना है कि आपको आर्ग्यू कैसे करना है। गुड और बैड तुरंत जस्टिफिकेशन आपको डिसीजन नहीं देना है, रादर यू शुड आर्ग्यू व्हाई इट इज गुड एंड व्हाई इट इज बैड, राइट? तो इसको थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आर्ग्यू कुछ करेंगे इसको कि दैट लेट्स से थियोलॉजियंस के आर्गुमेंट्स होंगे, बायोलॉजिकल आर्गुमेंट्स होंगे कि हम लोग बायोलॉजिकली कि लेट्स से व्हेन वी मेक ए पीपल स्लेव देन व्हाट वी एक्चुअली डू, दैट इज एक्चुअली वी आर डूइंग मोर एंड मोर पेन टू दैट पीपल, और पेन टू दैट पीपल इज ऑलवेज बैड, दैट्स व्हाई स्लेवरी इज बैड। कुछ लीगल ग्राउंड्स का अपने को जस्टिफाई करेंगे। सो इस तरह से बहुत सारी कस्टम्स हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे जैसे कास्ट सिस्टम। सो कास्ट सिस्टम अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज अ बैड थिंग, लेकिन क्या कास्ट सिस्टम पहले एक्सेप्टेड नॉर्म नहीं था? यस, इट वाज एन एक्सेप्टेड नॉर्म। और आज हम लोग इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? बिकॉज ऑन सर्टेन बेसिस, under certain scientific criteria, under some what is called the legal criteria, we find that this system is not good for the society, that's why it is a bad to the society. तो हम लोग को ये समझना पड़ता है कि there is something called morality, है ना? अब हम लोग थोड़ा इसको टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं कि what is called morality. Morality is all about what is good and what is bad, है ना? What is good and what is bad, that is something about morality. What is good and what is bad. जैसे as per our tradition और custom हम लोग क्या बोलते हैं? Respect to the elders. So it is a good thing. If we do not respect to the elders, then we call it is a bad thing, right? बहुत सारी चीजें चलती आ रही है। जैसे हम लोग अपने सर से कभी मिलते हैं, अपने से बड़ों से मिलते हैं तो सडनली क्या करते हैं? पैर छू के प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। ये क्या है? एक कस्टम है,
ये कन्वेंशन है जो कि सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म्स की तरह चलते आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्टेड। और हम लोग बोलते हैं कि ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि ये एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, एक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। तो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, एक सिविक सोसाइटी बनती है और एक सिविक एटमॉस्फेयर बनता है। दैट्स व्हाई दिस कस्टम इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट? इट इज अ गुड थिंग। If we disrespect our the elders, okay, then it is called bad thing. Why? क्योंकि ये हम लोग के सोसाइटी में इनकंसिस्टेंसी लाएगा। ओके, इनकंसिस्टेंसी से क्या होगा? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होता है। दैट इज व्हाई वी से इट इज ए बैड थिंग। लेकिन कहीं लिखा हुआ है क्या? नो, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, रादर इट डेवलप्स एज ए कन्वेंशन और एज ए कस्टम। सो दैट इज व्हाई सिर्फ यदि हम लोग गुड और बैड पे फोकस करेंगे तो ये क्या है? इट इज द मोरालिटी। So what is morality? Morality is the study about the goodness and badness of the human behavior. Alright? You can define this. What is called morality? Morality is the study about what? The goodness and or the badness of human behavior. Okay, it is about the goodness and badness of the human behavior. क्योंकि हम लोग यहाँ पर एनिमलिस्टिक बिहेवियर की बात नहीं करते हैं। We cannot say कि that the dog is moral or the dog is immoral. We cannot say that क्योंकि ethics belongs to the domain of human beings. Write down. This is the second point. The ethics belongs to the domain of human beings. Belongs to the domain of human beings. लेकिन अप्लाइड एथिक्स की जब बात करेंगे तो हम लोग एनिमल एथिक्स की भी बात करेंगे, जहां पर प्रिंसिपल ऑफ गाइया ये सारी बात करेंगे। सो डोंट कंफ्यूज एट दिस मोमेंट। अभी थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए। सो व्हाट इज मोरालिटी? मोरालिटी फोकस कहां पर करेगा? व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। लेकिन किस बेसिस पे हम लोग गुड और बैड बोल रहे हैं, इसका क्वेश्चनिंग, इसका जस्टिफिकेशन की बात मोरालिटी में नहीं होती है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे लेट्स से रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। Why we say? Because it is accepted norm in the society. ठीक है? जैसे show respect to our what? Religious, what is called gods. Why? Because it is a religious doctrine या religious preachers, क्योंकि religion हमें इस तरह से prescribe करता है। So हमारे पास बहुत सारे standards होते हैं, standards set by the society. They are the norms set by the society. There are rules and regulations which are set by the society. Our custom, our tradition, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। जैसे रिलीजन, जैसे कस्टम, जैसे ट्रेडिशन, जैसे कन्वेंशन, ये सारे कौन तैयार करता है ना? सोसाइटी। तो देयर आर समथिंग कॉल्ड सोशल नॉर्म्स, सोशल कस्टम, सोशल कन्वेंशन व्हिच सेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन टू गाइड द ह्यूमन बिहेवियर। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मैं बात कर रहा अभी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड बैड। जैसे हम लोग बात करते हैं टू किल समवन, व्हाट इज इट? इज गुड और बैड? इट इज अ बैड। ओके, किस बेसिस पे बोलेंगे हम लोग? ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हम इस बोलते हैं जस्ट टू स्टील द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, इट इज अ बैड थिंग। किसी का सामान चोरी करना गुड है कि बैड है? बैड थिंग है। व्हाई वी से? बिकॉज़ इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। तो यदि सिर्फ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स में हमें दिख रहा है कि इट इज गुड है, ये बैड है, सो ये किसका डोमेन है? तो ये मोरालिटी का डोमेन है। एंड सेकंड थिंग, जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर का, है ना, गुडनेस और बैडनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये जो गुड और बैड है ये सर्टेन क्राइटेरिया पे बेस्ड होगा। सो देयर मस्ट बी सम बेसिस, देयर मस्ट बी सम बेसिस जिसके ऊपर में ये दो चीज बेस्ड है, दैट इज समथिंग कॉल्ड गुड और बैड। जब हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि इन द मॉडर्न टाइम, जब साइंटिफिक टेम्पर या अंडरस्टैंडिंग आता है कि जस्टिफाई दिस इज गुड और बैड, जैसे टू किल समवन, राइट? तो हमारे बॉर्डर एरियाज में जो हमारे आर्मी के फोर्सेस होते हैं, दे आल्सो किल just to protect and just to protect our the boundary to the territory in the national service, so that is a good thing. But just to kill in an another cause, it might be the bad thing, और फिर उसको legal proceeding के through proceeding imprisonment ये सारी बातें होंगी। So what is ethics? Ethics is all about
What is ethics? Try to define it. So ethics is the scientific study of the goodness and badness of the human behavior. Ethics questions on the basis and on which we decide what is good or bad. So what is ethics? Ethics is all about. So ethics is a science. What? Ethics is a science. Ethics is a science which talk about which talk about the justification of the basis or the standards which say what is good and what is bad, what is good or what is bad. Okay, you must understand what is morality, what is ethics. आपको तभी समझ में आएगा. सिंपल बोले गुड और बैड, कोई भी क्वेश्चन पूछा कि बताओ गुड है कि बैड है, आपने बोल दिया गुड और बैड, ये किसका डोमेन है? मोरालिटी. लेकिन मैं फिर क्वेश्चन पूछूं कि जस्टिफाई व्हाई इट इज गुड एंड व्हाई इट इज बैड, तब किसका डोमेन हो जाएगा? एथिक्स का डोमेन हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा आपको. हम लोग बात करते हैं कि देयर आर सर्टेन रूल्स, regulations, okay, and let's say customs to the society. So what we generally say कि to obey the rules and regulations, क्योंकि ये accepted norm to the society है. Generally हम लोग पार्ट है सोसाइटी के तो फॉलो करते हैं, right? What is the rules and regulation? Respect to the elders, है ना? So respect to your religion, ये सब जो बातें करते हैं, what is that? So this is, if we obey, it means just to compliance. तो ये क्या हो जाएगा? तो this is what a moral action. और ये क्या हो जाएगा? What? The ethical actions. If you disobey, तो ये किस तरह का एक्शन हो जाएगा? It is immoral actions, right? If you disobey, then ये क्या हो जाएगा? This is immoral actions. तो ये दो टर्म समझ में आ रहा है कि कुछ मोरल होगा, कुछ immoral होगा. If we show respect, if we comply to the rules regulation, this is a moral action. If we disobey, then this is an immoral actions. लेकिन किस बेसिस पे है ये गुड और बैड? जब इसके जस्टिफिकेशन पे चले जाएंगे अपन लोग. जस्टिफिकेशन कि जस्टिफाई कि यदि रिलीजन से समथिंग, व्हाई द रिलीजन से समथिंग. हम लोग कैसे आर्गुमेंट करते हैं? एक टर्म यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड द थियोलॉजियंस. Okay, so what is theologians? The religious preachers are called theologians. What is say कि theologians say कि that religion say because the religious जो doctrines होते हैं, the religious principles are nothing but the God's principle. The religious saying are nothing but the God's saying. So God says, that's why we should obey. ऐसा कुछ बातें करते हैं. लेकिन एथिक्स क्वेश्चन पूछेगा कि why the religion says so. यदि रिलीजन हमेशा ही अच्छी बातें करता है, then in the past why the blood warfare happened on the basis of religion. जैसे कार्ल मार्क्स बोलते हैं ना कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस. जितने भी दैट इज कॉल्ड वॉर सेटलिंग देख लो, जितने भी एम्पायर बिल्डिंग फोर्सेस देख लो, उसका कहीं ना बेसिस रिलीजन ही रहा है. सो सम स्कूल ऑफ थॉट्स जस्टिफाई ऑन सर्टेन बेसिस. तो ये जस्टिफिकेशंस पे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग किसके डोमेन में चले जाएंगे? एथिक्स के डोमेन में चले जाएंगे. जैसे एक कॉन्टेक्स्ट शेयर करता हूं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, सभी ने रिफॉर्मिस्ट जो मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट. ठीक, कैथोलिक्स माने चर्च, उनका एक अपना अथॉरिटी था वेस्टर्न सोसाइटी में. द चर्च इज एंड व्हाट, दैट इज द सेइंग्स ऑफ द चर्च आर द गॉस्पेल्स ऑफ द ट्रूथ. उसको क्या बोलते थे? गॉस्पेल्स ऑफ द ट्रूथ. Gospels of truth. The saying of the church, sayings of the clergy cannot be questioned. उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते थे because they are beyond authority.
कोई क्वेश्चन कर सकता था क्या चर्चमैन को? नहीं कर क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि जो बोलते थे वो क्या होते थे? गोस्पेल्स ऑफ द ट्रूथ होते थे, मतलब नियर प्रोबा यूनिवर्सल प्रोबब होते थे, भगवान के सेइंग्स होते थे, इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। तो यदि आप इन चर्चेस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, देन यू आर व्हाट? मोरल। इफ यू डिसोबे, देन व्हाट? इट इज एन इमोरल। तो अब यदि फॉलो कर रहे हो तो मोरल है, यदि फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? इमोरल होगा। लेकिन जैसे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुए, जैसे रिनासा हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? लोगों का एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ, एक स्किल, जिसको क्या बोलते थे? ह्यूमैनिज्म। इन द वर्ल्ड हिस्ट्री यू मस्ट हैव रेड, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिज्म। So what is humanism? Humanism, it is an ideology which actually develops the scientific temper of the questioning in the human beings. उसके बाद ह्यूमन बीइंग क्वेश्चन करने लगे कि नो, हर चीज को डराना गलत है, कि ये नेचुरल फोर्सेस से हो रहा है। लेट्स से कोलेरा डिजीज इज देयर, उसको एपिडेमिक की तरह बताया जाता था, एंड ये किसके होता था? मर्सी से होता था ना, गॉड के मर्सी से होता था, इसलिए ह्यूमन बीइंग कुछ कर ही नहीं सकते थे। ये क्यों ऐसा? क्योंकि उनको डराया गया, वो इस तरह से देखा गया कि नो, यू कैन नॉट क्वेश्चन द नेचर। आप क्वेश्चन को नेचर को क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो, देन हाउ यू डिसाइड टू कॉन्कर द नेचर? तब तो फिर स्पेस मिशन प्लान्स, इसरो के मिशन, ये सारे कुछ हो नहीं सकते थे। गेटिंग माय पॉइंट? सो ह्यूमन बीइंग्स का ये जो डर है, ये खत्म कब तक नहीं हुआ? जब तक कि आप किसी कस्टम, ट्रेडिशन, कस्टम्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। और ये क्वेश्चनिंग एक ही बार में नहीं आया है, it comes through a number of reformations, just like humanism, enlightenment, renaissance. It all develops the what capacity in the human beings. They started questioning. So question कब कर सकते हो? जब आपके पास the scientific temper होगा। What? The scientific temper. What? You have the abilities of the scienticism. You have the ability of what? The scienticism. Science makes you able to questions। तभी हम लोग इथिक्स और मोरालिटी में फिर क्या डिफाइन कर रहे थे कि मोरालिटी इज ऑल अबाउट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। इसका मतलब, एंड दिस डोमेन, दिस इथिक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के पास कैपेसिटी होना चाहिए कि नहीं, कि आइडेंटिफाई व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। हाउ यू विल बी कॉम्पिटेंट, हाउ विल यू बी द कॉम्पेटेबल एंड द कैपेबल। आप कैसे कैपेबल हो सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? साइंटिसिज्म। ये साइंटिसिज्म आपके ऊपर एक लॉजिकल रीजनिंग, एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम लोग वापस आए, तब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करना शुरू किए कि यदि सबका सॉल्यूशन वही है तो फिर ये सारे क्यों हुए। जैसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जब सोक्रेटस, एरिस्टोटल एंड प्लेटो की बात करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एक सिंपल सा स्टोरी है कि एक बार प्लेटो है, प्लेटो ही इज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ द एथिक्स। एथेनियंस माने एथेंस की जो सोसाइटी थी, वहां पर इस तरह से मोनार्की, ये सारे डोमिनेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। तो एक बार एक उनसे क्वेश्चन करता है कि व्हाई यू सपोर्ट सो मच टू द एथिक्स। एक उनसे क्वेश्चन किया एक आदमी कि आप इतनी मतलब ईमानदारी से, इतने एक तरीके से एथिक्स को कैसे सपोर्ट करते हो। उन्होंने बोला कि आई हैव सीन द टू पर्संस, वन पर्सन जो कि काफी वेल्दी है, काफी प्रॉस्पेरस है, लेकिन अंदर से एक तरह से डिजॉनेस्ट है, लायर है। वो दूसरों को दिखाता है कि मैं कितना प्रॉस्पेरस हूं, मतलब वो कनिंग नेचर का है। और एक दूसरा ही पर्सन है जो कि पुअर है ना, जो इंफीरियर है, बहुत सारे पैसे भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ट्रूथफुल पर्सन है, हमेशा ऑनेस्ट रहता है। तो फिर एथिकल होने का क्या मतलब बनता है ना? एक आदमी है जो पुअर है, सभी लोग उसको मानते देखते हैं कि इसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, हमेशा ट्रूथ बोलता है, तो ये बोल के फायदा क्या हुआ? एक दूसरा पर्सन जो प्रॉस्पेरस है, वेल्दी है, और इस तरह से अपने को शो करता है कि सोसाइटी आल्सो बिलीव कि ही इज ए गुड पर्सन, लेकिन एक्चुअली में ही इज नॉट गुड पर्सन। देन प्लेटो से कि एक्चुअली एथिक्स इज ऑल अबाउट गुड लाइफ, एथिक्स इज नॉट अबाउट द सोई लाइफ। सो एथिक्स makes you consistent. Jadi if you are not consistent, if you are actually dishonest, what you actually do, so you are inconsistent from within। आप दूसरे को दिखा रहे हैं, लेकिन at the right moment जब आपको सही टेस्टिमोनियल का टाइम आएगा तो क्या होगा? आप अपने से नर्वस होंगे। जैसे यहाँ से आपको सीखने की बात है उसी कॉन्टेक्स्ट में कि लेट्स से अभी आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, आप सबको बोल देंगे कि मैंने पढ़ लिया है, इट्स फाइन,
What is the average marks obtained in this GS paper 4 on all India level? Around 100. That is a very good mark, very exceptional mark. ओके 100 मार्क्स स्कोर करना इस पेपर में हमेशा डिफिकल्ट रहता है बिकॉज मार्क का जो रेंज होगा 60 से लेके 130 तक होगा. लेकिन जो आप कंस्टेंट का फील करोगे व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द टेस्ट पेपर यू विल फील कि आप जानते सब हो. क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज इथिक्स, आप लिख के आ जाओ कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी. गेटिंग माय पॉइंट? गड़बड़ हो जाएगा वहां पर. सो आफ्टर 40-50 स्कोर करना आपके पास वो पॉइंट्स चाहिए, लेकिन सेकंड ईयर से रिकमेंडेशंस चाहिए, थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टर्मिनोलॉजी चाहिए, तब आपका ये पेपर में जस्टिस कर पाएंगे. गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज व्हाई आई से कि दूसरों का आप बोल सकोगे कि मैंने तैयारी कर ली है, लेकिन आपका जो मेंस का टेस्ट पेपर होगा वो आपको तो पता चल जाएगा कि यू परफॉर्म वेल और नॉट. सो इथिकल हमें कंसिस्टेंट होने की बात करता है. इट इज द स्टडी. ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है इट इज नॉट ए वन शॉट एफर्ट. Rather, you have to be consistent and thorough throughout the year for a very long period of the time. और वो आपको एक innate pleasure provide करता है when you do well. आप मेंस टेस्ट सीरीज में 110 मार्क्स लेके आओ, you will feel a very satisfaction. वो satisfaction एक दिन में नहीं आ सकता है क्योंकि यूपीएससी में चमत्कार नहीं होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा. तो इथिक्स हमको इस कंसिस्टेंसी को भी सीखने में हेल्प करता है. वापस आते हैं कि हम लोग इथिक्स एंड मोरालिटी पे थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप तो हो ही गया होगा कि हमारे आसपास पहली बात इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है. जस्टिफाई करो. सिर्फ ये नहीं बोलना है कि इट इज गुड एंड इट इज बैड. जस्टिफाई व्हाई इट इज गुड एंड व्हाई इट इज बैड. अब यहाँ पर एक जो फ्रेमवर्क में बता रहा हूँ उसको ध्यान रखें. जब भी आप कोई भी केस स्टडी में आंसर लिखेंगे, व्हेनेवर यू गोइंग टू राइट द आंसर फॉर अ केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी में आपको किसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा और सिचुएशन में कुछ आपको कंस्ट्रेंट दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि बीइंग एज ए कलेक्टर या बीइंग एज एन लेट्स से मेंबर ऑफ एन एनजीओ और बीइंग एज ए मेंबर आपको क्या करना चाहिए. बहुत सारे केस स्टडी करेंगे, घबराने की बात नहीं है. आपको तुरंत लगेगा कि ये गुड है बैड है, लेकिन उसी आंसर को आपको 180 या 200 वर्ड में लिखना है. तो आप लेमिनस वे में लिखोगे तो वहां पर क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आप यस और नो में भी आंसर लिखोगे तो अंतर नहीं पड़ता है. हाउ यू हैव जस्टिफाइड योरसेल्फ, दैट इज द एसेंस ऑफ दिस पेपर. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यहां पर कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स आपको जानने पड़ेंगे. स्कूल ऑफ थॉट्स. तो स्कूल ऑफ थॉट्स की जब बात करेंगे हम लोग, तो जब नॉर्मेटिव एथिक्स माने ब्रांचेज ऑफ एथिक्स की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो मैं बताऊंगा कि स्कूल ऑफ थॉट्स लेट्स से consequentialism, let's say duty ethics, let's say virtue ethics, let's say that is called ethical relativism, feminine feminist ethics. ये सारे आपको हेल्प करता है कि किसी भी सिचुएशन में how you will argue. तो पहली बात कि you should support your answer through some school of thoughts. उसी तरह से the moral principle जो thinkers का चैप्टर है, the philosopher, वो आपको बेसिकली प्रिंसिपल थियोरेटिकल प्रीमाइस करता है कि हाउ यू विल आर्ग्यू. दैट इज व्हाई मैंने क्या लिखा था, टू बी गुड वाले साइड के लिए आपको मोरल थिंकर्स वो 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं. गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है. कोई भी आंसर में जस्टिफाई करेंगे तो स्कूल ऑफ थॉट से, फिर थिंकर्स से, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन है मतलब कोई आर्टिकल्स है, उसके थ्रू आप अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करेंगे. तो जस्टिफिकेशन इज द एसेंस ऑफ दिस पेपर. गेटिंग माय पॉइंट? एथिक्स इज नॉट अबाउट स्टडी, रादर यू जस्टिफाई. इसलिए कभी-कभी बोलता है कि मैंने 10 दिन पढ़ के गया और एथिक्स के पेपर को एग्जाम दिया और अच्छे मार्क्स आ गए. व्हाई? बिकॉज़ आपने यदि थ्रू आउट द लाइफ लॉन्ग जस्टिफिकेशन के थ्रू आंसर करा है तो आपके लिए पेपर बहुत इजी हो जाएगा, है ना. देयर इज नथिंग कॉल्ड वाटर टाइट स्टडी ऑफ दिस पेपर एंड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलेगा. लेकिन इट इज ए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. आपको साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी ही, अदरवाइज इन एन एडहॉक वे देयर इज चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग. ये होता है हमेशा. तो कम बैक, लेट्स कोलैबोरेट एंड देन मूव अहेड कि एथिक्स इज द साइंस that actually enables an individual to justify what is right and what is wrong. Morality is all about what is right and what is wrong. So ये justification किस basis पे आएगा? When you start questioning the standard and the basis which say what is right and what is wrong. जैसे if the religion say
this is right and this is wrong, then you question why the religion says so. Similarly, there are certain conventions which say this is right and this is wrong. Then if you question why the convention this is right and wrong, so when you start questioning on the basis, right, then it is the domain of ethics. इसका मतलब है कि individual must be competent. You must understand and you must have ability to understand what is right and what is wrong. So यहाँ से ethics शुरू होता है and ये सब बातें करने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं and ये समझते हैं कि what is the importance of this paper and what is the importance of ethics. What is the importance of ethics? है ना? कोई बता सकता है? यही क्वेश्चन आ जाए आपका फुल मार्क क्वेश्चंस, लेट्स से 12.5 कि what is the importance of ethics? How would you write? Can you say ethics is necessary thing or not? तो एक कोटेशन मैं बोलता हूं उससे शायद आपको हेल्प होगा. Ethics is a lot like nutrition. And the nutrition is very essential for the physical health. The ethics is very much essential for the moral health. What I say, the ethics is very much like a nutrition. As nutrition is essential for the physical health, the ethics is very essential for moral health. Right? If you want to be a good citizens and aware and alert citizens and empowered citizens, you must be ethical. इसलिए अभी के टाइम में what is the expectations from the governance? What is the expectation from the administration? We expect being a professional administration, one should also be an ethical administrator, right? Because that only the checks. So इसको आप statement लिख लें, probably it will help you. कि ethics is a lot like nutrition. Nutrition is essential for physical health. Nutrition is essential for physical health. Ethics is essential for moral health या mental health or mental health. हमेशा एक क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाता है, जैसे गांधी जी का कोई स्टेटमेंट है, किसी और मोरल थिंकर्स या फिलोसोफर का स्टेटमेंट है, फिर आपको एलाबोरेट करना होता है. ठीक है? उसी तरह से इथिक्स के सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस को समझना हो तो इससे समझ सकते हैं. न्यूट्रिशन चाहिए just to grow in a healthy proper manner. You have to be what? Your diet should be nutritious. Nutrition help you to develop and to build up your psyche, your physical personality. But after the physical personality, what is the very essence and necessity? You should be sound and you should be alert and what you should be critical from your moral side. Mental health तुम्हारा strong होना चाहिए. What is the definition of health? The definition of health say you should be sound from what? Moral, mental and the physical aspect. So that is why ethics help you to become morally sound. इसको आप लिखने की कोशिश करेंगे. Now, ethics की जरूरत है कि नहीं बताओ. मैंने अभी थोड़ी बहुत चर्चा की. Ethics brings consistency. क्या क्या बातें करता है ethics? The ethics brings you the consistency. तो कंसिस्टेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. Ethics, what it talks about, justification. Ethics talks about justification, justify why it is right and what is wrong. जैसे मैं बोलता हूँ कि just to prepare your general study या फिर let's say कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया है कि जब आप मेंस पेपर बैठने जाओ तो सबसे पहले आप ऑप्शनल इथिक्स एंड एसे पेपर को पहले तैयार करो. The question, why you should so? मैंने सिर्फ बोल दिया तो आपको पढ़ना नहीं है. Because you understand कि what is
द क्रक्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, आपको कहाँ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपके 30 डे अभी निकल गए, तो आपका ऑप्शन तो तैयार होगा ही नहीं. You cannot do fair on your option. So that's why you should have a plan. You should understand how you should move ahead. Getting my point? So justification का जो capacity है, जो capability है, वो कौन लाता है? Ethics. Third thing, the ethics develops the scientific temper. Scientific temper. So is the scientific temper important or necessary in this today's time? Yes. Otherwise, how could you question? Okay, you cannot be a slave morality, you have to be master morality if you want to achieve success. Similarly, ethics brings what? That is called professionalism. Ethics brings professionalism. Isko, can you write how the ethics brings the professionalism? Now ethics is all about what? Consistency. The consistency, what? It will give the result, and it will also move ahead as per the pros and cons. So ethics help you to understand and to move ahead as per the rules and regulations, standardized rules and regulations. इसका मतलब ethics help you to work in your own full potential. ठीक, एक बात बोली जाती है कि you should not only work with less potential, rather you should work with full consistency, with full potential. जैसे एक चर्चा करते हैं हम लोग कि जैसे बात करते हैं कि हमने डिसाइड किया कि हमको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है इस साल, हमने तैयारी करी. अब वो यदि किसी के कंपल्सन में आप तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आया था जिसमें क्या था कि उसके फादर जो कलेक्टर हैं वो अपने बेटे को फोर्सफुली भेजते हैं करोल बाग में कि जाकर तैयारी करो. तो यदि इसका मतलब है ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है कि जिसको आपको फोर्सफुली कराया जाएगा. यदि आपका कॉल फ्रॉम विद इन है तभी आप अपना 100% ले पाओगे, और इसके प्रोसेस में रहते रहते आपको 100% देना पड़ता है. आपको समझ में आ जाता है कि बिना पढ़े कहीं सॉल्यूशन नहीं है. राइट? सो दैट इज व्हाई प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? यू शुड बी डिसिप्लिन एंड आल्सो यू शुड वर्क विद योर फुल पोटेंशियल. Ethics help you to endeavor and to just dig out your full potential. Getting my point? उसी तरह से so ethics brings consistency. Ethics help you to develop into the professionalism. Ethics develop the scientific temper. Ethics is all about the justification of what is right and what is wrong. अब थोड़ा इसको कुछ पॉइंट्स में हाईलाइट करते हैं कि what is the importance of ethics, right? So importance of ethics में हम लोग बात कर रहे हैं. Importance of ethics. तो पहली बात इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बात करते हैं, है ना? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इज द एथिक्स इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट? हाउ कुड यू राइट द आंसर? हाउ कुड यू राइट योर पॉइंट्स? सो 4 पॉइंट्स हम लोग यहाँ बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे ताकि आपका एक नोट्स भी तैयार हो. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेकंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन, in the context of the secularization. तो इसको पहले समझ लेते हैं तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो in the context of globalization means today's time the world is what? It is an integrated global village. और ग्लोबलाइजेशन के पहले की बात करें तो जो सोसाइटीज हैं वो क्या थी? अलग अलग सोसाइटी थी, इतना ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं था, इतना ज्यादा एक्सचेंज नहीं था. अभी बात करें तो टुडे वी हैव द इकोनॉमिक एक्सचेंज, today we have social exchange, today we have the cultural exchange. So what is the globalization? So globalization is all about what? A global village. So globalization is all about the integrations. Globalization is all about interdependence because there is interactions. It is all about interdependence, right? क्या इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक कंट्री दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंट है? यस, बिकॉज लाइक इन एनवायरनमेंट आपने क्या पढ़ा होगा? सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, इंटरेक्शन से क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस होता है. जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास कोई टेक्नोलॉजी है और इंडिया को 5G के डायरेक्शन में मूव करना है.
तो क्या होगा कि यदि दोनों में इंटरेक्शंस नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो कैन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इट पॉसिबल? नो। अभी के टाइम में हर एक कंट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है। आइसोलेशन में कोई ना कोई भी नहीं रह सकता। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंटरैक्शंस। जब लोग इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। ये डिपेंडेंस क्यों होता है? थोड़ा बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो हम लोग वहां क्या देखे थे, हमने टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन आप लोग पढ़े भी होंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, जहां पर दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव बेनिफिट होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। देयर इज समथिंग कॉल्ड द प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, एमेंसलिज्म, ये सब पढ़े होंगे आप। तो इसी को थोड़ा सोशल एस्पेक्ट में देखें तो क्या ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंस है? यस। तो और इस इंटरडिपेंडेंस से फायदा है कि नुकसान है? ना, ग्लोबलाइजेशन के पहले जो सोसाइटी एक दूसरे से आइसोलेटेड थी, है ना, तो आइसोलेटेड थी तो अपनी सोसाइटी अपने रूल्स एंड कन्वेंशंस के हिसाब से चलती थी। तो दिस इज लेट्स से सोसाइटी 1 एंड दिस इज लेट्स से सोसाइटी 2। So there are something which are good and bad in the society. There is something this is good or bad in the society. Let's say this is a traditional Indian society and this is let's say traditional ancient Greek society, है ना। हम लोग थोड़ा ग्लोबलाइजेशन के पहले के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि दिस इज सोसाइटी 1 एंड दिस इज सोसाइटी 2. Society 1 is about Indian society and 2 is about let's say ancient Greek society. और इस सोसाइटी 1 में क्या है ना, लेट्स से कास्ट सिस्टम, और ये सोसाइटी 2 है, इसमें क्या है, दिस इज कॉल्ड स्लेवरी। एंड दोनों ही जगह में ये दोनों एक्सेप्टेड चीज है। कास्ट सिस्टम रहा कि नहीं हमारा इंडियन सोसाइटी में? यस। तो कास्ट सिस्टम होने के चलते ये क्या है, इट इज ए वर्च्यू। कास्ट सिस्टम एक्सेप्टेड था और स्लेवरी यहाँ पर एक्सेप्टेड था, तो स्लेवरी क्या है ना, एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी में क्या है, एक वर्च्यू है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि क्या इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी ग्रीक सोसाइटी या एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी से ज्यादा इथिकल या ज्यादा मोरल सोसाइटी थी क्या? नहीं। सोसाइटी हमेशा अपने आप में एंड की तरह होती है। सोसाइटी के जो वैल्यूज होती है, जैसे कोई हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी है तो अपने कस्टम कन्वेंशन से, है ना, उस सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी के साथ कंपेयर करके हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सोसाइटी 1 ज्यादा मोरल है, सोसाइटी 2 ज्यादा इमोरल है। ऐसी बातें नहीं करते, या लेस मोरल है। सोसाइटी हमेशा एंड की तरह होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड मोरल रिलेटिविज्म। मोरल रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म। सो मोरल रिलेटिविज्म बोलता है कि आई एंड यू आर डिफरेंट, है ना। तो डिफरेंट है तो डिफरेंट है, ये नहीं बोलेगा कि मैं तुमसे सुपीरियर हूं या फिर तुम सुपीरियर है। तुम अपने कस्टम के हिसाब से तुम सुपीरियर है, वो अपने कस्टम कन्वेंशन के हिसाब से वो सुपीरियर है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी नहीं है, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड मोरल रिलेटिविज्म। आई इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, ठीक। लेकिन जब सोसाइटी इंटीग्रेट होती चली गई, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, तो ये सोसाइटी अब क्या हुआ, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई अमेरिकन सोसाइटी जब इंडियन सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट होता है, एक इंडियन अमेरिकन के साथ इंटीग्रेट होता है, तो हम लोग का उस तरह का वैल्यू का एक्सचेंज होता है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल। तो इन ट्रेडिशनल अमेरिकन सोसाइटी कभी भी न कास्ट सिस्टम नहीं रहा। तो नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि उसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए। हमारा कास्ट सिस्टम होने के चलते अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुए। तो जब इस तरह का वैल्यू एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, रैशनलाइजेशन। हम लोग समझने लगते हैं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। यदि ये अच्छा है तो वी मस्ट हैव प्रॉस्पर, यदि वो बुरा था तो वो फिर नीचे जाना चाहिए। यदि कोई सोसाइटी अच्छी है, क्यों? क्योंकि उसके वैल्यूज के चलते। तो इस इंटीग्रेशन से एडवांटेज ये होगा, क्या होगा, द रैशनलाइजेशन ऑफ द थिंग्स। मतलब ये जो मोरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्या होगा ना, लेट्स से दैट इज कॉल्ड नलिफाइड। अब धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंस होते चले जाएंगे, वो वैल्यू का एक्सचेंज होगा। कुछ यदि अच्छी बातें हैं तो वहां पर सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म होगी, दूसरी वैल्यू इस जगह पे ट्रांसफॉर्म होगी। तो एथिक्स का जो सिग्निफिकेंस है, तो अब जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा
तो एक दूसरे तरह का सोसाइटी बनेगा और वो सोसाइटी फिर कुछ और कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा। जैसे कि जब एलपीजी का दौर हुआ, सो आफ्टर द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्या इंडियन सोसाइटी उसी प्रोटेक्शनिस्ट रेजिम के साथ चल सकेगी? नो, because we are bound with the add conditionalities. We have to open up our the economy. We have also that allow the multinational companies to come and settle here. तो इससे कुछ benefits भी हुए कि नहीं? It develop into the competition to bring the good quality product. It helps to eliminate out the corruption. लेकिन कुछ bad भी चीज हुआ. That what is the bad thing? There is that disruptions with our the own traditional values. Getting my point? लेकिन जो ये traditional values हैं, कोई भी सोसाइटी के जो अपने वैल्यूज होते हैं वो सोसाइटी को क्या करता है? डिसिप्लिन बनाता है। क्या करता है? डिसिप्लिन बनाता है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ द टाइम रिलीजन ने सोसाइटी को डिसिप्लिन रखा, रिलीजन ने सोसाइटी को गवर्न किया। व्हाट इज द डिसिप्लिन? तो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो वैल्यूज क्या करते हैं? वो सोसाइटी को डिसिप्लिन बनाता है। लेकिन ये वैल्यूज क्या होता है फिर इसको डिफाइन करेंगे आगे, है ना? अलग अलग टॉपिक्स है आपके। थॉमस एक्विनस का कॉन्सेप्ट है रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी कि सोसाइटी is governed through the values because values develops and establishes the discipline into the society. Getting my point? लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ ना, एक वैल्यूज का क्या हुआ ना, रप्चरिंग हुआ। values now we can call the values were ruptured, the values were vanishes और एक नए टाइप का वैल्यूज डेवलप होता है। और उस नया वैल्यू, और जब ये इस पीरियड में जब पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज खत्म होते हैं एंड नए वैल्यूज जब डेवलप होते हैं तो इस बीच में कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपको सडनली बोल दिया जाए कि यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशंस, आप कभी एक स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और स्टेट पीसीएस की तैयारी के साथ साथ आपको ये माहौल मिल गया कि सिविल सर्विसेज तैयारी करना है, या आपको पता चल गया, लेकिन आपको बीच में कोई इंस्टीट्यूशन या गाइड ही प्रोवाइड नहीं करे कि हाउ यू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, तो क्या होगा? यू फॉल इनटू देन समथिंग कॉल्ड एक्शन डिलेमा। इसको क्या बोलते हैं? एक्शन डिलेमा। ठीक है, एक्शन डिलेमा। तो एक्शन डिलेमा गिवन बाय कालफोर्ड पार्सन्स, है ना? ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़े होंगे। तो क्या हुआ? द ट्रेडिशनल सोसाइटी जब अपने वैल्यूज को रप्चर करती है तो नया टाइप का सोसाइटी बनता है और उस नए टाइप का सोसाइटी के कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लेकिन इन बिटवीन व्हाट इज दैट? देयर इज नथिंग समथिंग कॉल्ड अल्टरनेटिव कोड्स। तो अल्टरनेटिव कोड्स नहीं बनने के चलते क्या होगा? सोसाइटी में डिसरप्शंस होगा, सोसाइटी में डिसहार्मनी होगी। और इस डिसहार्मनी को फिर से ठीक कैसे होगा? जब हम लोग नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आएंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना। गेटिंग माय पॉइंट? तो ग्लोबलाइजेशन में और इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में इथिक्स के सिग्निफिकेंस को कैसे हम लोग समझे कि ग्लोबलाइजेशन actually built up and global and integrated village. In this village there is something called the irrelevance of the moral relativism. In this integrated world, it develops into the interdependence and interactions, and due to the interactions and interdependence, a common code is required that will govern a new type of society, and that consistency is provided by the ethics, because ethics provide what? Consistency. Ethics talks about justify what is right and what is wrong. जब भी क्वेश्चन करते हैं कि ये बैड है तो फिर हम लोग नए वैल्यूज की ओर जाएंगे, और वो नया वैल्यूज फिर कैसे डेवलप होगा? जब सारे लोग उसमें एग्रीमेंट करेंगे। तो ये कॉमन एग्रीमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मॉडर्न टाइम में, है ना? जैसे मैंने एक बात करी थी कि जैसे कभी पहले बात किए हैं, और सिंस इट इज द फर्स्ट लेक्चर, सो इन दिस फर्स्ट लेक्चर ट्राई टू कीप इट सिंपल, क्या ज्यादा बोरिंग ना हो जाए। जैसे जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट, थॉमस हॉब्स का कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट में थॉमस हॉब्स क्या बात करते हैं, हम लोग थॉमस हॉब्स को डिस्कस भी करेंगे। तो थॉमस हॉब्स टॉक्स अबाउट कि दैट की जो इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट है, इसमें एक कंडीशन था, दैट इज समथिंग कॉल्ड नेचर ऑफ द स्टेट। सो इन द नेचर ऑफ द स्टेट द पीपल वर आइसोलेटेड, द पीपल लिव्स इन द एब्सेंस ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिक लॉज, the people lives in the absence of any man-made laws.
तो उस अमेंडमेंट लॉज में क्या हुआ ना, एक कंडीशंस ऑफ व्हाट, एक कंडीशंस है दैट इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ एनी लॉ। कोई लॉ नहीं है तो कैसे गवर्नेंस होगा लोगों का ना, अपने जो पावर है अपने कैरेक्टर के हिसाब से। तो थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि द ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू ग्रीडी, द सेल्फिश ह्यूमन बीइंग। तो चूंकि ह्यूमन बीइंग ग्रीडी एंड सेल्फिश है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी के लिए काम करेगा। दैट्स व्हाई एक सिचुएशन बनेगा दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ये कैसी सोसाइटी होगी, इनकंसिस्टेंट सोसाइटी होगी। और इस इनकंसिस्टेंट सोसाइटी में फिर से कैसे कंसिस्टेंसी आएगा, व्हेन ए कॉमन कोड एंड कॉमन अथॉरिटी विल बी क्रिएटेड। और वो कॉमन अथॉरिटी कब पॉसिबल है, व्हेन every people will accept to that authority and every people will submit to that authority। और इस तरह से फिर द लेवियाना का कॉन्सेप्ट आता है और फिर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सब डिटेल में चर्चा करेंगे, इसमें करीब 1 आवर का घंटा पूरा लेक्चर आएगा, तो डोंट बोदर अबाउट दैट। तो सिंपल हम लोग इथिक्स के सिग्निफिकेंस को समझ रहे थे, और इथिक्स के सिग्निफिकेंस में हम लोग ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझे कि इथिक्स ब्रिंग मोर कंसिस्टेंसी and it eliminate out the moral relativism, because in this integrated world a common norms is required that should be moved ahead from the traditional norms, rules and regulations। उसी तरह से यदि सेकुलराइजेशन के लेंस में बात करेंगे तो क्या सेकंड पॉइंट है सेकुलराइजेशन। तो सेकुलराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि सेम चीज कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक टाइम में फोकस किस पे है ना, साइंटिफिक टेम्पर पे, साइंटिफिक क्वेश्चनिंग पे। तो हम लोग रैशनैलिटी ऑफ द अपने ट्रेडिशनल कस्टम कन्वेंशन पे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इन दिस टाइम जब हम लोग के ट्रेडिशनल वैल्यू छूटेंगे और नए वैल्यू जब तक नहीं आते हैं, तब तक एक ह्यूमन बीइंग कहां चला जाता है, एक्शन डिलेमा में। और उस एक्शन डिलेमा से बाहर निकलने के लिए कंसिस्टेंट लॉज चाहिए। वो कंसिस्टेंसी कौन प्रोवाइड करेगा, इथिक्स। सो दैट इज व्हाई इथिक्स इज रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइजिंग सेकुलराइजेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट तो ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ethics actually brings what, that is called professionalism। ethics also important because to bring consistency, ethics is all about to be good and to be efficient। ethics is all about to be good and to be efficient। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें कि ethics को डिफाइन करने की कोशिश किए, मोरालिटी से किस तरह से ethics डिफरेंट है उसको समझने की कोशिश किए ना। Ethics is all about justifications, morality is only about right and wrong। getting my point? So ethics questions करता है, और वो क्वेश्चनिंग कहां से आएगा, क्वेश्चनिंग क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर से आएगा, जो कि एक ह्यूमन बीइंग्स का एक्सपेक्टेड कैरेक्टर है। इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्ट टू मेक इट गुड एंड टू बी एफिशिएंट। उसके लिए चैप्टर्स हैं, टू बी गुड के लिए, टू बी एफिशिएंट के लिए चैप्टर्स है। तो एक लाइन में बात करें तो व्हाट इज एथिक्स, ethics is all about what should be and what is ethics is all about what ought to be, है ना। ethics क्या है, ethics is all about what should be, क्या होना चाहिए, and what ethics is all about what should be and what ought to be। because Aristotle said कि ethics is an unprecise science that helps you to understand, to justify what is right and wrong। ethics is all about unprecise science। so ethics helps you what should be, ये provide करेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, what ought to be, because what is the aim, to be good, what is the aim, to be efficient। getting my point? तो इसके बाद जो रह जाता है कि there is something called the branches of ethics and determinant of ethics, and उसके बाद आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड द मोरल, दैट इज कॉल्ड इथिकल बिहेवियर। इथिकल बिहेवियर के लिए आपको ह्यूमन बिहेवियर और मोरल बिहेवियर इन दोनों एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। क्या नेक्स्ट क्लास का टारगेट होगा कि दैट इज पहली बात कि डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स। सेकंड दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। सो ह्यूमन बिहेवियर में दो एस्पेक्ट होगा। नंबर वन दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर, इट मींस it is better to say ethical behavior, and ethical behavior is based on
ह्यूमन बिहेवियर एंड मोरल बिहेवियर। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आपके डे टू डे लाइफ की चीजें ही, उन सब चीजों को ऑब्जर्व करना है और अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द व्हाट दैट इज कॉल्ड मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर। ये आपके जो बेस प्रोवाइड करेगा इस पूरे पेपर का, ठीक है। ethics, morality, the determinants of ethics, then the moral behavior and this is about the ethical behavior, then ethical thinkers, और ये सब चीजें और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, है ना। एथिक्स में फिर क्या नेक्स्ट पढ़ेंगे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, स्कूल ऑफ थॉट्स, तो स्कूल ऑफ थॉट्स में बेसिकली 7 स्कूल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स में क्लासिफाई करेंगे ना। नॉर्मेटिव एथिक्स बोलते हैं इस स्कूल ऑफ थॉट्स में। क्या पढ़ेंगे, नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स। और ये नॉर्मेटिव एथिक्स बहुत ही साइंटिफिक है, जैसा कि हम लोग साइंस में पढ़ते हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो एथिक्स भी जस्ट लाइक फॉर्मूला बेस्ड, बस आपको थोड़ा लगाने आना चाहिए। इसमें कौन कौन से स्कूल्स हैं, द फर्स्ट वन इज द इथिकल egoism. First school is ethical egoism. Second school, the ethical relativism. Ethical relativism. कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जस्टिफिकेशन चाहिए, तो जस्टिफिकेशन आप एडहॉक या एब्रप्ट तरीके से नहीं देंगे। You must be premised, it should be premised through some theoretical premise, through principle, some school of thoughts. So ये आपका आंसर को थोड़ा साउंड और अच्छा बनाएगा। So that is why here 7 school of thoughts को आपको दिमाग में रखना है। That is called ethical egoism, ethical relativism. Then third school is called consequentialism. Consequentialism. And this consequentialism is also known as teleology, right? इसी को कभी-कभी teleological ethics भी बोलते हैं। Then next one, that is fourth school of thought, that is called duty ethics. And duty ethics is also known as deontology. क्या बोलते हैं, deontology. Then next school is the virtue ethics. Next ethics is virtue ethics. यहाँ पर ट्रिक देखो कि ये जो 3 स्कूल्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और जितने भी केस स्टडीज है मोस्टली इसी से आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है। कॉन्जिक्वेंशियलिज्म कुछ बातें करेगा, ठीक है, जैसे कॉन्जिक्वेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग आपको यस या नो में आंसर आएगा। तो कभी-कभी ये हो सकता है कि लेट्स से कॉन्जिक्वेंशियल स्कूल से आपका आंसर आता है कि यस, मतलब ये एथिकल एक्शन है। दूसरा, जब केस स्टडी में आपको फंसाएगा कि कभी-कभी इस स्कूल से आंसर ना मिले तब ड्यूटी एथिक्स लगाना पड़ता है, और ड्यूटी एथिक्स में आपका आंसर आ गया नो, मतलब कोई स्कूल आपका किसी एक्शन को यस बोल रहा है मतलब एथिकल, कोई दूसरा स्कूल इसी को नो बोल रहा है, लेकिन एथिक्स में ऐसा तो नहीं होता है ना कि गुड इज गुड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज ऑलवेज गुड। तो उसको जब आप इस तरह की सिचुएशन में फंसो कि सम स्कूल ऑफ थॉट से यस, अनदर स्कूल ऑफ थॉट से नो, तब आपको कौन सा स्कूल हेल्प करेगा, वर्च्यू एथिक्स, है ना। तो 3 स्कूल को आपको पैरेलली दिमाग में लेके रखना है, और जब भी आंसर लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेलियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू डियोंटोलॉजी, अकॉर्डिंग टू वर्च्यू एथिक्स ऐसे अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करेंगे। वो स्टाइल में सिखाऊंगा, एग्जैक्टली नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट ओनली द थीम्स, राइट। नेक्स्ट जो 6th स्कूल है, दिस इज कॉल्ड द फेमिनाइन एंड फेमिनिस्ट एथिक्स। क्या बोलते हैं इसको, द फेमिनाइन ethics, and last one is the feminist ethics. Feminist ethics, ये जितने भी जेंडर एम्पावरमेंट या फिर जेंडर पैरिटी वाले टाइप के क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको फेमिनाइन एंड फेमिनिस्ट एथिक्स आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो एथिक्स ये थोड़ा थोड़ा पिक्चर आपको दिमाग में रखना है, ये थोड़ा साइंटिफिक पेपर है, आप किसी भी डिलेमा में ना रहें कि आप एथिक्स जानते हो, because most of the student कहाँ से शुरू करेंगे, what is ethics, it is a philosophy, wrong thing, right? Ethics it is a part of philosophy, no doubt it is derived from there, but जो civil services का जो आपका ethics है it is a science, so science है तो science की तरह पढ़ो इसको, getting my point? So here these school of thoughts will help you to write the answer and to of your the case study, right?
according to ethical egoism, relativism, teleology, deontology, then the virtue ethics, then the feminine ethics and the feminist ethics. ये 7-8 स्कूल ऑफ थॉट्स है. इसके अलावा कुछ थिंकर्स हैं. उन थिंकर्स को आपको एक एक करके पढ़ना है ना. इसलिए कोई भी पेपर आसान नहीं है. इट इज द यूपीएससी पेपर एंड हियर यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 100. दिस इज द एवरेज मार्क ऑफ ऑल इंडिया रैंकर्स, राइट. सो 100 पहुंचना इतना आसान काम नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट. यू हैव टू गो थ्रू द ड्यू प्रोसेस. द थिंकर्स में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपको दिमाग में रखना. थिंकर्स की जहां तक बात करेंगे तो इंडियन थिंकर्स होंगे और कुछ वेस्टर्न थिंकर्स होंगे. यहाँ पर थिंकर्स भी आपके आंसर्स को इनेबल करेगा दैट हाउ टू राइट आंसर्स. तो यहाँ पर कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है, जैसे कि महात्मा गांधी के थॉट्स, अंबेडकर के थॉट्स, कुछ और स्वामी विवेकानंद के थॉट्स. लेकिन कुछ वेस्टर्न थिंकर्स है जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे. इसको आप जरूर पढ़ लें, द वेस्टर्न थिंकर्स. और वेस्टर्न थिंकर्स में कौन कौन से कुछ लिस्ट है. इसके अलावा भी आप तैयार करके रखेंगे, दैट इज वेल एंड गुड, बट इतना तो तैयार जरूर करना है. द फर्स्ट थिंकर इज द सोक्रेटिस, द व्यू पॉइंट ऑफ सोक्रेटिस, देन प्लेटो, देन एरिस्टोटल, देन Epicurus, then Epictetus, then Thomas Hobbes, then John Locke. Next one, the नीची. इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? नीची. देन कार्ल मार्क्स, राइट. सो दीज आर द फ्यू स्कॉलर्स. यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज स्कॉलर्स. इसका क्रक्स तैयार करना है. डू नॉट रीड ओनली द थ्योरी पार्ट, रादर द जस्टिफिकेशन, हाउ द सोक्रेटिस व्हाट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. The Socrates, Plato, Aristotle, they're talking about an ethical life is all about one happy life. So happy life के अलग अलग क्राइटेरिया बात करें हैं, तो वो सब बातें हम लोग एक एक करके करेंगे. और ये काफी इसलिए अराउंड कुछ आपके 20-30 वीडियो जाएंगे इस पूरे सीरीज में, और उतना आपको तैयार करके रखना चाहिए इस पेपर के साथ जस्टिस करना है. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स के साथ. कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स लेंगे और कुछ इथिकल एक्शंस की जब बात करते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर और मोरल बिहेवियर को किस तरह से हम लोग समझेंगे कुछ केस स्टडीज के साथ, कुछ और डिटरमिनेंट फैक्टर के साथ. देन वी विल टेक अप द मोरल थिंकर्स इन द वेरी नेक्स्ट क्लास. सो आज की क्लास आई होप थोड़ा सा आई ओपनिंग रहा होगा. यू मस्ट अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दिस पेपर एंड ट्राई टू डिफाइन, आर्टिकुलेट करना सीखो व्हेन वी से एथिक्स एंड व्हेन वी से मोरालिटी, व्हेन वी से जस्टिफिकेशन, व्हेन वी से ओनली आर्टिकुलेशन. तो आपको आना चाहिए कि व्हाट एंड हाउ यू जस्टिफाई योर आंसर्स. ठीक है. और सब बहुत सारी बातें हैं वो करेंगे, तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है. आपको ये पढ़ना है और ये आप कर लेंगे बकायदे. आपका आने वाला समय जो है 40-50 डेज आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये 40-50 दिन आपका यदि निकल गया, सो एटलीस्ट इन दिस अटेम्प्ट यू कैन नॉट डू जस्टिस एंड यू डू फेयर, राइट. आई होप दैट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग. सो keep up yourself, take care about yourself, and we will also meet with the new videos. Till then, take care. Bye bye.